नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आपके बाल विकास की क्लासेस चल रही हैं। आप लोगों को पता है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं और पार्ट नंबर 10 है दोस्तों। 10वां पार्ट है। अभी तक हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और इसके पिछले पार्ट देखना चाहते हैं, पिछली क्लासेज, यहाँ बेल आइकन पे लिंक मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं। हमारा टारगेट है दोस्तों सभी शिक्षक बंधुओं के टारगेट 30 ऑफ 30, जिसमें से आपके बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 प्रश्न आते हैं और 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के होते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 30 क्वेश्चन यानी कि 10वां भाग है आपका बाल विकास एवं पेडागोजी का कंसेप्ट का। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि शिक्षक भर्ती में बेहतर स्कोर करना है तो आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर। सरकारी शिक्षक बनो। जी हाँ, एक सरकारी सीट आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम के पैटर्न यानी सिलेबस के आधार पर प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों आज की वीडियो का। अभी तक हमने 300 प्लस आपके बाल विकास के प्रेजेंट टाइम यानी 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी इस चैनल एवरेज देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे बाल विकास एंड पेडागोजी के। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि इनमें से वह कारक जो बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। निम्न में से वह कारक जो बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है तो वह होगा अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि। जी हाँ दोस्तों, सभी शिक्षक बंधुओं, अधिगम के प्रति उनकी व्यक्तिगत जो रुचि होती है, व्यक्तित्व जो रुचि होती है, यह कारक बालकों में अधिकतम जो अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। कौन है? अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और प्रश्न यह है कि कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। जैसे बालक है, जैसे जैसे बड़ा होगा उसमें जो रुचि संबंधी प्रवृत्तियां होती हैं विकसित होती जाती हैं, यानी कि निश्चित रूप में विकसित होती है। किस रूप में विकसित होती है? निश्चित रूप में विकसित होती है। और अगला प्रश्न दोस्तों यह है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में ध्यान दीजिएगा। कैसी वस्तुएं हैं दोस्तों? अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ कर देता है? पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या किशोरावस्था में? पूर्व किशोरावस्था में। तो अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा सोचना प्रारंभ कर देता है आपके पूर्व किशोरावस्था में। पूर्व किशोरावस्था का समय सभी लोग जानते हैं क्या होता है? सभी लोग जानते हैं ना? चलिए, तो अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी शिक्षक बंधु, भाई बहन, सभी गृहिणी, एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जितनी ज़्यादा फैमिली होगी उतना ही अच्छा मजा आएगा और लाइव क्लास जल्दी करने वाले हैं। फैमिली हमारी जैसी बड़ी होती है और आप लोगों का इंटरेस्टेड यहाँ पे बढ़ता है तो ज़रूर हम लाइव क्लास भी आएंगे, लाइव क्लास भी आएंगे और वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा प्यार और स्नेह मिलता रहे, बस यही दुआ है और यही एक भगवान से प्रार्थना है दोस्तों। क्योंकि सरस्वती माँ जब सहायता करती हैं तो भैया, एक कालिदास का नाम आपने सुना होगा, एक मूर्ख व्यक्ति जब महान बन जाता है तो समझ लीजिए सरस्वती माँ किस पर दयालु कब बन जाए कोई ठिकाना नहीं है, कोई यहाँ पे भरोसा नहीं है। मेहनत करते जाइए, सफलता आपके कदमों पर होगी। प्रश्न है कि मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे मौलिकता का जो गुण है किन बालकों में पाया जाता है। तो मौलिकता का जो गुण है आपके वे बालक जो सृजनशील गुण रखते हों। ऐसे बालक जो सृजनशील जो है गुण रखते हों उनमें मौलिकता का गुण पाया जाता है। जी हाँ, ऐसे बालक जिनमें सृजनशील गुण रखते हैं उनमें ही मौलिकता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न द्वारा। जी हाँ दोस्तों, कैसे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। क्योंकि बहुत से छात्र हैं, अब अति लघु उत्तरीय निबंध और अगर आप देखेंगे पूछेंगे तो बहुत लंबा होगा, बहुत समय लगता है। तो जब अतिरिक्त शिक्षार्थियों या बालकों की संख्या अधिक हो आपके कक्षा में तो क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है और सबसे अच्छा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आप लोग भी यहाँ पे आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और 30 में से कितना स्कोर आप लोग कर रहे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं।
बेफिक्र बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों प्रश्न ये पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास को किसने जो है जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है? क्या दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है? तो वह है आपके जीन पियाजे जी। जी हाँ, जीन पियाजे जी हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। दोस्तों जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। और जो दिशा निर्देश हैं, अब इनमें से बताना है, एक उद्देश्य नहीं है वह नेगेटिव प्रश्न बताना है। बाकी सभी उद्देश्य जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वे 3 उद्देश्य हैं, लेकिन आपका एक उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो दोस्तों जो 3 उद्देश्य हैं पहले वो जान लेते हैं। बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, यह उद्देश्य है। और छात्रों की प्रवीणता को निर्धारित करने के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग करना, यह भी एक उद्देश्य है। और निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना, यह भी उद्देश्य है। लेकिन जो उद्देश्य नहीं है आपका वह है बी ऑप्शन, कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिएगा प्रश्न क्या है पहले, इसके बाद आंसर पे आते हैं। प्रश्न एक बार और रिपीट करते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दिशा निर्देश दिए हैं। इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना यह उद्देश्य है आपका। और विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, यह उद्देश्य नहीं दिया गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ने विद्यालय में। तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर है और प्रश्न प्यारा सा है, तो प्यारा सा भी दिल से आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, प्यारे प्यारे आप लोग आंसर भी दे सकते हैं। अब इनमें से बताइए कौन सा वाक्य सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। तो कौन सा वाक्य असत्य है यहाँ पर, आइए देख लेते हैं। निगेटिव प्रश्न है दोस्तों। देखिए जो अनुशासन किसी भी प्रकार की प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप है। क्या दोस्तों नकारात्मक स्वरूप है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, अनुशासन जो होता है यह किसी प्रकार की प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप है? नहीं है दोस्तों, यह आपका सत्य नहीं है, क्योंकि अनुशासन जो होता है किसी प्रकार की प्रेरणा का सकारात्मक स्वरूप होता है। लेकिन यहाँ पे नकारात्मक लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न स्क्रीन पर यही पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, सभी भाई बहनों का जय हिंद, वंदे मातरम, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं शिक्षा जगत के चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों प्रश्नों की झड़ी लगेगी, जी हाँ दोस्तों प्रश्नों की झड़ी लगेगी, लड़ी लगेगी। समझिए दिवाली आ जाए, पटाखे फूट रहे हैं, अपने दिमाग में लगाइए, दिवाली आ गई, पटाखे फूट रहे हैं। वो एक खुशी आपको जब एक सरकारी सीट मिलेगी, वो दिवाली से डबल खुशी होगी दोस्तों। जी हाँ, प्रश्न है कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? बच्चों में रचनात्मक कुशलता का विकास करना, ये तो ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों में नैतिक मूल्यों के भाव को जागृत करना, ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना, बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता न देना, अब बच्चों में पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना। अब सी और डी ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो क्लियर कर दे रहे हैं। बच्चों में पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना ये हो सकता है, लेकिन बच्चों के व्यक्तिगत को मान्यता न देना यह क्या है, ध्यान नहीं देना चाहिए। जी हाँ, बच्चों को व्यक्तित्व विकास हेतु ध्यान देना, व्यक्तित्व विकास हेतु जो है शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? बच्चों के व्यक्तित्व मान्यता ना देना, यहाँ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न यह है कि एक बालक कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख जाता है। एक बालक जो है कक्षा में जो दी गई अनुक्रियाएं होती हैं उनको तेजी से सीख जाता है, इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण मात्र एक ही हो सकता है और वह कारण है दोस्तों, क्या होगा कारण आपका? बालक की तेज बुद्धि। जी हाँ सभी शिक्षक बंधुओं, पहला प्रश्न है यहाँ पर राइट आंसर कि एक बालक की जो कक्षा में दी गई अनुक्रिया को तेजी से सीख जाता है, इसका कारण यही है कि बालक की तेज बुद्धि के कारण, वह अपने तेज बुद्धि के कारण ही यहाँ पर सीख जाता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं के विकास हेतु
पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? व्यक्तित्व विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए। लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों को चित्त बनवाए जाने चाहिए। तो ये तीनों जो ऑप्शन है जो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि व्यक्तित्व भिन्नताओं के विकास हेतु जो पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किया जाना चाहिए, ABC तीनों ऑप्शन द्वारा किया जाना चाहिए, उपरोक्त सभी हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर है कि आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं को शिक्षण कैसे करेंगे? बहुत अच्छा, बेस्ट बाल विकास यानी बेस्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्वेश्चन है दोस्तों। BBIP क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन है, लाजवाब प्रश्न है कि अगर आप एक शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, तो ये बताइए शिक्षक होने के नाते, अध्यापक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? सभी लोग कमेंट करें, ऑप्शन पढ़े, वीडियो पॉज करेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, तो आप शिक्षक होने के नाते जो है छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन बेस्ट यहाँ पे आंसर होगा, बेस्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, 30 क्वेश्चन यहाँ पर ला रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी आपको कर रहे हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चनों को पूरा डिटेल से जाएंगे तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, और आप लोग फिर क्या है पूरा वीडियो देख नहीं पाते हैं। जब पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन आप समझेंगे कैसे? तो आपकी कक्षा का मान लीजिए दोस्तों एक शिक्षार्थी रमेश है, जो हमेशा आपके साथ बात करता हो और बात करता है, तो आपकी राय रमेश के विषय में क्या होगी? आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी जो रमेश है और हमेशा आपके साथ बात करता है, तो आपकी राय रमेश के विषय में क्या होगी? तो राय होनी चाहिए रमेश एक चिंतनशील छात्र है। जी हाँ, जब आप क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए बालक कई प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ पे ये तो नहीं बताया गया है। अधिक बोलने वाला छात्र है, रमेश एक कल्पनाशील है, रमेश की पारिवारिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। तो जो सबसे बेस्ट पेडागोजी का क्वेश्चन होगा, यहीं पे माइंड टेस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, माइंड टेस्ट यहीं होता है, और जो भी माइंड टेस्ट में पास होते हैं सिलेक्शन के साथ टॉप रैंक हासिल करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। टॉप रैंक हासिल करना है तो जायसवाल कोचिंग सेंटर, यानी जो भी बेहतर प्लेटफार्म हो ज्वाइन करें, जरूर ज्वाइन करें। जो आपको पसंद हो वही चीज़ करें, जो आपको लैंग्वेज पसंद हो, जो आपको क्वेश्चन पसंद हो वो करें दोस्तों। जी हाँ, अपनी आप पसंद करें, जी हाँ अपने आप पसंद करें और कमेंट करें। राइट आंसर इसका क्या होगा कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेल कूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेल कूद, सामूहिक कार्यक्रमों में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ क्या है कि वह एक बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न क्या है स्क्रीन पर आप लोग पढ़ सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिए जाना चाहिए? प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो वह बात है बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। जी हाँ, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर जोर दिए जाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बेस्ट BBIP प्रश्न है कि यह किसका कथन है? ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। आपको पता है 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कथन से रिलेटेड प्रश्न आता ही है, और शिक्षण शास्त्र में कथन जरूर रखा है। तो ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह जो कथन है आपके जीन पियाजे जी का है। जी हाँ, जिन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं बालक की जिन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, वही जीन पियाजे जी का कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे। कैसा रखेंगे? आप अपनी कक्षा में बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को, ध्यान दीजिए, बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आप जो अपना बर्ताव रखेंगे, कठोर रखेंगे, स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण रखेंगे, समान रखेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो कैसा रखेंगे? तो पेडागोजी यही कहती है, शिक्षण शास्त्र यही कहता है कि स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण रखेंगे। अपना जो बर्ताव है स्नेहपूर्वक और सहानुभूतिपूर्ण रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों है
कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा से एक प्रश्न आता ही आता है, सभी लोग कंसेप्ट यहाँ पे लेंगे। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही है प्यारे मेरे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, सभी भाई बहनों, गृहिणियों। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि समान बालकों के साथ अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, यानी कि जो समान बालक हैं उनके साथ ही जो अक्षम बालक है, दोनों को साथ में शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। और अगला प्रश्न यही है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसा एक प्रश्न जरूर आता है जो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या दिया गया है कि एकब पहालोपु हायक फा अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अब यहाँ पे देखिए टाइप करने में थोड़ा गलती हो गया दोस्तों, ठीक है। एक पहलू पे अगर देखा जाए, यहाँ पे प्रश्न ये लिखा कि एक पहलू पे यह देखा जाए कि अंगुलियों और फिर हाथ को अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। कोई भी बालक है, एक पहलू पे यह देखा गया एक बालक जो है आपका, वह क्या है, अंगुलियों और फिर हाथ की अंगुलियों को, जी हाँ, एक साथ चलाना सीखता है। तो बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत आपका कहलाएगा एकीकरण का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, कैसा सिद्धांत कहलाएगा? एकीकरण का सिद्धांत कहलाया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग आंसर भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स अभी भी खुला हुआ है, आप लोगों के लिए पुकार रहा है कि कोई मुझे दबाओ भैया, कोई मुझे यहाँ पे शब्द डालो, ABCD कोई भी ऑप्शन डालो कमेंट करके तो बताओ। मैं इसीलिए तो बना हूँ भैया, कमेंट बॉक्स इसलिए बना है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है कि मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। जितने भी भाई बहन शिक्षक ट्विटर पे ज्वाइन हैं तो हमें ज़रूर वहाँ पे फॉलो करें। तो मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो यह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दे ही दिया है आपके क्वेश्चन में आंसर है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो सॉरी, विचार संबंधित है। किससे विचार संबंधित है? आपके निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करेंगे? क्या है? एकल अभिभावक, ऐसे बच्चे जिसका एक ही अभिभावक हो। जी हाँ, एकल अभिभावक वह कहलाते हैं जिस बच्चे के, जिस बालक के एक ही अभिभावक हो। अगर जब आप उसको पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करेंगे? शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। यह आपको नहीं देखना है कि उसके पास भैया आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, क्या अभिभावक को देखने जा रहे हैं, क्या उसका घर देखने जा रहे हैं, क्या उसकी स्थिति देखने जा रहे हैं। आपका केवल ज्ञान है शिक्षक होने के नाते, अध्यापक होने के नाते बच्चों को पढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, तो इस तथ्य को आपको अनदेखा करना चाहिए कि उसका कैसे है, बालक जो है एकल अभिभावक है या और भी अभिभावक है, ये आपको अनदेखा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या होता है? तो संवर्धन का अर्थ होता है ऐसे शिक्षार्थियों विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में जो होता है संवर्धन, वही कहलाता है ऐसे विद्यार्थी बालकों को वर्तमान स्तर में ग्रेड को छोड़कर अगले स्तर यानी ग्रेड में प्रोन्नत करना। पहला ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न मैं आपको प्रत्येक कंसेप्ट पे, प्रत्येक क्लास पे, प्रत्येक वीडियो के प्रत्येक पार्ट पर यह एक क्वेश्चन इस प्रकार का लाता हूँ। जी हाँ, कि कैसे ग्रस्त बालक, अक्षमता से ग्रस्त बालक, एक प्रश्न जरूर लाता हूँ। आप लोग अगर डेली मेरी वीडियो, डेली मेरी क्लास देखते हैं तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि यह बहुत ही कंसेप्ट और यह क्वेश्चन एक आंसर या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, ध्यान दीजिए, गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना से ग्रस्त बालक पढ़ने में SAW को सा को WAS वाज के मध्य अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। जी हाँ, SAW और WAS के मध्य जो है आपका अंतर स्पष्ट नहीं करता है। तो यह ग्रसित है। किससे ग्रसित बालक है? तो सभी लोग जानते हैं डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक है। पढ़ने में जो अक्षमता होता है, अंतर स्पष्ट न कर पाना, डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक होता है। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न दोस्तों क्या है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, 5-6 प्रश्न और हैं। यह दोस्तों कि किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किशोरों के अंदर जो है सामाजिक नेतृत्व का जो गुण पाया जाता है उसका संबंध होता है। उसका संबंध किससे होता है?
तो वो मानसिक शक्तियों से होता है। किससे होता है दोस्तों? किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध आपका मानसिक शक्तियों से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बालक वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है? तो वह समूह है आपका मूल संक्रियात्मक अवस्था। और जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, यही आपकी 4 अवस्थाएं। जी हाँ दोस्तों, यही आपकी 4 अवस्थाएं हैं। और एक ऐसी अवस्था जिसमें बालक वस्तुओं के विभिन्न समूह को वर्गीकृत कर लेता है वह आपकी मूल संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो शब्द लिखा है और इसका आंसर यही होगा क्योंकि इसके द्वारा प्रकरण के महत्व अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, प्रश्न यही पूछा जा रहा है आप लोगों से। प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, आंसर बताएं, आप लोग भी फीडबैक दें। और बुद्धि की व्यक्तित्व परीक्षा का गुण नहीं है। जो बुद्धि होती है दोस्तों, बुद्धि की व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षा का गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? तो इस परीक्षा में क्या है, इस परीक्षा में प्रश्नों को कम परिश्रम के द्वारा बनाया जा सकता है। यह देखिए बुद्धि की व्यक्तिगत परीक्षा का गुण नहीं है। और जो बुद्धि की व्यक्तिगत परीक्षा का गुण है इसके केवल अनुभवी व्यक्ति ले सकते हैं। और यह परीक्षा छोटे बालकों के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। और इस परीक्षा के निष्कर्ष प्रामाणिक और विश्वसनीय होते हैं। तो ए बी डी ऑप्शन जो है बुद्धि की व्यक्तिगत परीक्षा के गुण है। और सी ऑप्शन जो आपका गुण नहीं है दोस्तों। और अगला प्रश्न, बस 3-4 प्रश्न और रह गए हैं, 2-3 प्रश्न और हैं कि का व्यक्ति दया और सहानुभूति में विश्वास करता है तथा उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है? सामाजिक व्यक्तित्व का व्यक्ति, धार्मिक व्यक्तित्व का व्यक्ति, कलात्मक व्यक्तित्व का व्यक्ति या राजनैतिक व्यक्तित्व का व्यक्ति? यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक व्यक्तित्व का व्यक्ति दया और सहानुभूति में विश्वास करता है। कैसा व्यक्ति? सब जो सामाजिक व्यक्तित्व का हो, उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और प्रश्न के रूप में आपका क्वेश्चन आ गया है कि विद्यार्थियों में अनुभूति की भावना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप विकसित होती है? विद्यार्थियों में अनुभूति की भावना जो है मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप विकसित होती है? वह आपके मानसिक विकास के परिणाम विकसित होती है। शिक्षार्थियों में अनुभूति की भावना मुख्य रूप से मानसिक विकास में के परिणाम के स्वरूप में विकसित होती है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई बालक संवेग की अवस्था में होता है। जी हाँ सभी शिक्षक बंधुओं, जब कोई बालक संवेग की अवस्था में होता है तो उसमें प्राय देखने को नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? जब बालक संवेग की अवस्था में होता है तो क्या नहीं देखने को मिलता है? तो सामान्य व्यवहार नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि बालक संवेग की अवस्था में होता है तो असमान व्यवहार करता है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है और उत्तेजना होती है। जब बालक संवेग की अवस्था में होता है तो क्या होता है? समान व्यवहार करेगा, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होगा और उत्तेजना करता है, लेकिन सामान्य व्यवहार नहीं करता है संवेग की अवस्था में बच्चा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये रहे 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये 30 क्वेश्चन बहुत ही आपको अच्छे लगे होंगे, उम्दा रहेंगे, लाजवाब रहे होंगे। और उम्मीद यही करता हूँ कि आप बेस्ट तैयारी करें और जायसवाल कोचिंग सेंटर को लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों, सपोर्ट करते रहें। आप लोग सपोर्ट करिए, प्रेम और स्नेह करिए, मैं आपको दुगना सपोर्ट करूँगा, 100 गुना सपोर्ट करूँगा, जितना हो सकेगा, जितनी मेरी शक्ति है, जितना मेरा दिल कहेगा, जितना बड़ा मेरा दिल होगा उतना ही बड़ा आपका ये प्रेम होगा और उतना ही बड़ा आपका ये परिवार होगा, आपके शिक्षा जगत का परिवार होगा, जायसवाल कोचिंग सेंटर होगा। दोस्तों मैं यही कहता हूँ, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे, हंसता रहे, खेलता रहे। ये भी एक परिवार है, इसे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद शिक्षक बंधुओं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।